हेलो एवरीवन। आज हम रियलिज्म यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आदर्शवाद के बारे में जाना था और आज हम यथार्थवाद के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं यथार्थवाद है क्या। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतर है। रियलिज्म जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज़म। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है वस्तु, तथा इज़म का अर्थ क्या है, वाद। रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है वस्तुवाद अथवा वस्तु के अस्तित्व को यह स्वीकार करता है और वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है। यथार्थवाद का सिद्धांत है जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई देता है या अनुभूति किया जाता है। देखो, आदर्शवाद में क्या था, आदर्शवाद जो मानता है वो मन को इम्पोर्टेंस देता है, मन के विचारों को, फीलिंग को, इनको इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जो हमारा यथार्थवाद है, यथार्थ से याद रखना सच, वो कहते हैं जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जिसकी हम अनुभूति कर पा रहे हैं, जो हमारे आसपास है वही सच है, वही है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना कि वस्तुवाद, वस्तु से याद रखना कि जो भी हमारे अस्तित्व, वो उसी का अस्तित्व मानते हैं जिसे हम महसूस करते हैं या फिर जिसको हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है कि जैसे हमें दिखाई देता है। वही, इससे आपकी सारी क्लियर हो जाएगी कि जगत को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हमें दिखाई दे रहा, जो भी हमें दिखाई दे रहा है जगत वही है। तो एक बार हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। रियलिज्म की डेफिनेशन। रियलिज्म जो कि अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, इज रिगार्डेड एज द, एरिस्टोटल जो है फादर माने जाते हैं किसके, रियलिज्म के। याद रखना ये बात, फादर ऑफ रियलिज्म जो माने जाते हैं वो एरिस्टोटल माने जाते हैं। Realist says that the world around us is the reality. It is a world of the object and not an ideas. वो क्या थे, वो आइडियाज को मानते थे आदर्शवाद, पर ये मानते हैं ऑब्जेक्ट को। और क्या कहते हैं ये, जो भी हमारे आसपास है वर्ल्ड वही रियल है, वही सच है, वही रियलिटी है, जो भी हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है। रियलिज्म इट इज़ डिवर्ल्ड बाय टू वर्ड्स, रेस और इज्म से बना है। रेस इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड एंड डिवर्ल्ड बाय रियल से। रेस का मीन्स है ऑब्जेक्ट, रियल यानी कि रियल से ही बना है, रियल मीनिंग है ऑब्जेक्ट, और इज्म का क्या है, रिफ्लेक्शन, इमेज यानी कि बाद। रियलिस्ट बिलीव्स दैट नॉलेज एक्वायर्ड बाय सेंस इज ट्रू, कि जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान हम अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हमको सेंस में, जैसे हमारी आंखें हैं, जो भी हम देख रहे हैं या हम कुछ भी महसूस कर रहे हैं वही क्या है, सच है। रियलिज्म believes in the world as it is based on the view that reality is what we observe. रियलिटी क्या है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, ये सॉरी मैंने स्वामी विवेकानंद बोला था, स्वामी राम तीर्थ के अनुसार था। तो स्वामी राम तीर्थ ने क्या कहा था, रियलिज्म मीन्स ए बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस टू वी मेयर फिनोमिना, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हम महसूस करें। ठीक है, तो ये स्वामी राम तीर्थ, ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं कि रियलिज्म ने शिक्षा के बारे में क्या बोला था। आदर्शवाद और शिक्षा। यथार्थवाद ने शिक्षा के विकास की, शिक्षा को जो है विकास की प्रक्रिया माना है। उनके शब्दों में कैसी होनी चाहिए हमारी शिक्षा, सामाजिक व्यष्टिक, जो कि व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी विशेषताएं हैं, शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को शिक्षा मानते हैं। कि वो मानते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारे सामाजिक और जो भी उनकी विशेषताएं हैं एक बच्चे में, वो सब उनकी शक्तियों को उजागर करना, उनकी शक्तियों को पुनर्जीवित करना।
वास्तविकता जीवन की तैयारी करना, जो हमारा रियल लाइफ है, जो भी हम उसके बारे में उनकी रियलिटी के बारे में उनकी तैयारी करवाना, जो भी हमारा रियल लाइफ है। छात्रों का शारीरिक विकास व इंद्रियों के विकास का प्रशिक्षण देना, नैतिक चरित्र सामाजिक विकास के साथ साथ व्यावसायिक रूप में प्रशिक्षित करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और मानसिक विकास करना। ये इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया था। मैंने इसमें मेन पॉइंट डाले हैं ताकि अगर हम इसमें जो मैंने पॉइंट, इससे बाहर रिलीजन में कुछ है नहीं, तो मेन मैंने पॉइंट जो इन्होंने बताया है हमारी एजुकेशन के बारे में, अनुशासन के बारे में, बच्चे के बारे में या टीचर के बारे में, तो वो सब इसमें है। रिलीजन एंड एजुकेशन, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए रियल लाइफ, डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ चाइल्ड, डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, एक्वेटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रिलीजन, एजुकेशन शुड बी टू प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी, क्रियात्मक रूप से जो करे वो होनी चाहिए हमारी रिलीजन और एजुकेशन, क्योंकि रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। मैं साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ ताकि एक बार आप लर्न कर लें। अब हम देखते हैं कि इसमें करिकुलम में उन्होंने क्या बताया है कि यानी यथार्थवाद में पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया गया है। यथार्थवाद भूत और भविष्य पर विचार करके वर्तमान पर ध्यान रखता है। ये ध्यान रखना कि वो किस चीज़ पे, वर्तमान पे, वो भूत और भविष्य के बारे में सोच समझ के वो वर्तमान को इम्पोर्टेंस देता है कि अगर हम आज अपना वर्तमान को हमें ध्यान में रखकर सब करना है। पाठ्यक्रम में वो विषय और क्रियाएं शामिल हों जिसका संबंध वर्तमान जीवन से होता है। वो यही मानते हैं कि वो ऐसी क्रियाएं शामिल करें जो हमारे आज हमारे काम आने वाली हैं, जो हमारे वर्तमान के अकॉर्डिंग सही हों, जरूरी हो बच्चे के लिए। जीवन की उपयोगिता में मतलब कि आगे जैसे भाषा कौशल कि जो आज उपयोगी है हमारे जीवन के लिए वो हमारे इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएं। व्यवसाय के सिद्धांत जैसे कृषि विज्ञान, जो भी जिससे वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें, व्यवसाय करने के योग्य हो सकें, ऐसे हमारे सब्जेक्ट इसमें ऐड हों। व्यापकता के सिद्धांत में जैसे इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, उद्योग विकास, तकनीकी विकास आदि। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में उन्होंने कहा जिसमें रुचि, आवश्यकता, योग्यता, प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा की, जिसमें बच्चे की रुचि हो, उसकी आवश्यकता हो, उनकी योग्यता के अनुसार वे अपने विषय चुन सकें, इस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम हो। सामाजिकता का सिद्धांत हो जिसके आधार पर ऐसे विषय और क्रियाएं पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए जो समाज के अनुसार उपयोगी, जो हमारे समाज के लिए भी जरूरी हो, जिससे हमारा समाज डेवलपमेंट हो, हमारा डेवलप हो समाज, उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट इसमें ऐड करने हैं जो हमारी आज की ज़रूरत है, हमारे समाज की ज़रूरत है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए। और उन्होंने आगे कहा था सहसंबंध के सिद्धांत में उन्होंने जो सब्जेक्ट ऐड किए थे, उन्होंने कहा था इसमें जिससे सभी विषय एक साथ जुड़े रहें और एक संबंधित ज्ञान प्राप्त हो, इंटीग्रेटेड नॉलेज प्राप्त हो, कि इस तरीके से सब्जेक्ट जोड़े। उन्होंने कहा था कि अगर जो सब्जेक्ट या विषय बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उनको इस तरीके से समन्वित किया जाए, इंटीग्रेटेड किया जाए, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े हों और उनके लाइफ के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हों। एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। लिस्टेड इंसिस्ट दैट ओनली दोज सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूड इन द करिकुलम विच प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एक्चुअल डे टू डे लिविंग। जो वो आज जी रहे हैं लाइफ, जो उनको जीनी है, तो आज की लाइफ के लिए उनको तैयार कर सकें। अकॉर्डिंगली कंसीडर द रियल सिचुएशन, कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट डे लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग। तो वही ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट डे लाइफ पर सबसे ज़्यादा जोर डालते हैं जो हमारे वर्तमान जीवन पर के लिए जरूरी हों। It is to be noted that Listed have recommended about 30 subject for the curriculum। ये कम से कम जो है वो 30 सब्जेक्ट ये इंक्लूड करते हैं एजुकेशन में हमारे फॉर द पाठ्यक्रम में। दे हैव आल्सो एडवोकेट फ्री चूजिंग द वाइज चिल्ड्रन फ्रॉम एमंग दी सब्जेक्ट। और बच्चे कहते हैं कि हाँ, बच्चों को इसमें आज़ादी होनी चाहिए अपने विषय चुनने की, कि वो अपनी रुचि और अपनी ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें जिसमें भी बच्चे की रुचि हो। वोकेशनल सब्जेक्ट विच आर इसेंशियल फॉर लिवलीहुड। और हमें ऐसे सब्जेक्ट को इसमें डालना है जो हमारे आजीविका के लिए, लिवलीहुड के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट उसमें ऐड करने हैं, ठीक है, जिससे बच्चों वोकेशन या व्यवसाय के लिए तैयार हो सकें।
तो ये इन्होंने पाठ्यक्रम बताया था। आगे हम देखते हैं इनके टीचिंग मेथड्स। रिलीजन जो टीचिंग मेथड अपने स्टडी में या एजुकेशन में इंक्लूड किए थे वो कौन से हैं, तो वो हैं हमारे रिलीजम एंड टीचिंग मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, अभ्यास विधि, भ्रमण विधि, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रशिक्षण से आत्मविश्वास की ओर। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा था, जो भी हम अपने सेंसेस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वो। अभ्यास विधि, जो भी हम प्रैक्टिकली जो भी काम करते हैं। भ्रमण, जैसे कि बच्चों को फील्ड स्टडी कराया जाए, घुमाने के लिए ले जाए, जिससे वो उनकी नॉलेज बढ़े और वो अच्छी तरह उसको समझ सकें। सरल से, कि उन्होंने कहा था कि सरल से बच्चों जटिल से सरल की ओर ना ले जाए, पहले उनमें सरलता से जो टॉपिक है उस सरल से उसको जटिल की ओर ले जाए, स्थूल से उसे सूक्ष्म की ओर ले जाएं, ताकि स्थूल होता है जो बड़े आकार में, उनको पूरी तरह पहले जैसे आप अगर छोटा सा मैं एक बार एग्जांपल दूँ, जैसे आप छोटे बच्चों को समझाते हैं, अगर हम डायरेक्ट उसको अपनी बॉडी के पार्ट के पहले हम कंप्लीट बताते हैं कि उनको ये फुल बॉडी है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में बताते हैं। इस तरीके से उनको पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएं, निश्चित से अनिश्चित की ओर ले जाएं, प्रत्यक्ष से जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बाद पहले तो हम अगर हम दुनिया के बारे में उन्हें कुछ बताएं तो सबसे पहले हम आकाश धरती के बारे में बताएं, उसके बाद हम उनको ग्रहों के बारे में ये बताएंगे कि पहले उन्हें जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष उनके बारे, उसके बाद उसको प्रत्यक्ष की ओर ले जाएं। प्रशिक्षण से आत्मविश्वास पर प्रबल उन्हें इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि ताकि उनमें जो आत्मविश्वास की भावना है वो पैदा हो, ऐसे उनमें मेथड यूज़ किए जाएं। इंडक्टिव मेथड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन फील्ड्स, ट्रिप्स, लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल एड्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी, पॉजिटिव रिवार्ड्स। तो ये सब इन्होंने पॉजिटिव रिवार्ड्स मतलब कि जो अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उनको रिवार्ड भी दिए जाएं ताकि बच्चा आगे जाकर और अच्छी तरीके से वो कर सकें। तो ये उन्होंने मेथड यूज़ किए थे अपने एजुकेशन में जो इंक्लूड किए थे। तो आगे हम देखते हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए इनके अनुसार। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा रिलीजम है ये भी टीचर सेंटर्ड है और जो आदर्शवाद था वो भी टीचर सेंटर्ड है। पर ये नहीं है कि बच्चे को भी गौण स्थान पे नहीं रखता, बच्चे को भी केंद्र मानता है। पर जो अगर हम मानेंगे कि ये एजुकेशन सेंटर्ड किसकी है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। यथार्थवाद और शिक्षक, यथार्थवाद ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यद्यपि उसने सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया। जैसा कि तब ये भी नहीं है कि वो आदर्शवाद की तरह है सिर्फ बच्चे, ये इसमें क्या है, ये टीचर को भी इम्पोर्टेंट मानता है और बच्चे को भी इम्पोर्टेंट मानता है। तो ये नहीं है, जो आदर्शवाद थे वो इनको सिर्फ द्वितीय स्थान पर रखता है बच्चे को, और जो शिक्षक है उसी को इम्पोर्टेंस देता है। ये भी टीचर सेंटर्ड है पर ये साथ ही साथ बच्चे को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इनके अनुसार शिक्षक वास्तव में ज्ञान प्रदान करने में सहायक व्यक्ति है। ये मानते हैं कि जो शिक्षक है वही है जो बच्चे को सही ज्ञान दे सकता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह भौतिक तथ्यों को यथावत प्रस्तुत करे और एक क्रम में उपस्थित करे जिससे शिक्षार्थी उन्हें सरलता से समझ जाए। तथ्यों को सरल बनाने के लिए स्थूल वस्तुओं की सहायता के लिए प्रकृतिवाद के समान ही यथार्थवाद ने शिक्षक को क्या कहा है, पथ प्रदर्शक, ज्ञान का प्रदर्शक कहा है। The teacher is the only guide to children. He must neither be a pessimist nor optimist, but guide the children towards the hard realities of life. He must expose LITIES. He must expose children to the problem of life and the world around us. कि बच्चे को इस तरीके से तैयार, ये नहीं है कि जो टीचर है वो एक गाइड की तरह होना चाहिए, जो बच्चों को जो हमारी रियलिटी है, जो भी प्रॉब्लम है उनको फेस कर सके, अपने जो उनके जीवन के लिए उनको तैयार कर सके, एक ऐसा अध्यापक होना चाहिए। और आगे जो हम जानते हैं कि जो बच्चे के बारे में वो क्या मानता है कि एक टीचर जो रिलीजम है वो चिल्ड्रंस के किस लर्नर है जो हमारे, उनके बारे में क्या कहा है इन्होंने। यथार्थवादी विचार लोग ने बच्चे को कोरिस्लेट मानते हैं। ये कई बार ये पूछा जाता है कि बच्चे को कोरिस्लेट किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन माइंड में रखना। तो ये लोग ने कहा था
बच्चे कोरिस लेट है कि उन्हें मानना था कि बच्चों को जैसे भी हम पर्यावरण में डालेंगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा, जैसे भी हम उसको जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे को रखते हैं वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। और कमेनियस ने इस बात पर बल दिया था कि बालकों के साथ प्रेम सहानुभूति व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी शारीरिक मानसिक क्षमताओं व रुचियों के अनुसार उनसे कार्य कराए जाने चाहिए। इस प्रकार यथार्थवादी बच्चे के प्रति सजग है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उनकी शिक्षा को का विधान करना चाहिए। इनकी दृष्टि से शिक्षार्थी शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होना चाहिए पर अध्यापक ये जो है टीचर सेंटर। अगर ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंस नहीं देता बच्चे को, देता है, पर क्वेश्चन अगर ये आता है भी हाँ ये जो रिलीजन है वो टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर है, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और रिलीजम टेल्स टीचर टू ट्रीट लर्नर विद अफेक्शन एंड सिंपैथी कि बच्चे को प्यार से और सिंपैथी से ट्रीट करना चाहिए एक टीचर को बच्चे के साथ। आगे है कि जो रिलीजम है वो डिसिप्लिन पर कितना जोर देता है या डिसिप्लिन को कितना मानता है। जो हमने आदर्शवाद में पढ़ा था वो काफ़ी डिसिप्लिन थे, वो बच्चे को पूरी तरह परफेक्ट देखना चाहते थे, वो अनुशासन के काफ़ी पक्ष में थे। अब हम देखते हैं कि रिलीजम कितना इम्पोर्टेंस देता है अनुशासन को। यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में है और इसलिए अनुशासन की आवश्यकता मानते हैं। व्यवस्थित ये क्यों चाहते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्थित रूप से हो, एक सीक्वेंस में हो, सही रूप से हो, इसलिए जरूरी मानते हैं कि अनुशासन जरूरी तो है हमारे एजुकेशन के लिए। इनके अनुसार वे छात्र अनुशासित हैं जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है और नियमों से कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता, पितु अपने को इस योग्य बनाता है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। ये मानते हैं कि वो छात्र अनुशासित है जो अपने स्कूल में जा रहा है, जो हर नियम का पालन कर रहा है, स्कूल के हर रूल रेगुलेशन को मान रहा है, और अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे भाग नहीं रहा है, उसको फेस कर रहा है और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको खत्म करके वो अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है। तो उनके अनुसार वही छात्र अनुशासित है। परंतु बाहर से किसी प्रकार के दंड आदि व्यय द्वारा अनुशासन स्थापित करने का ये सख्त विरोध करते हैं। ये दंड द्वारा स्थापित नहीं करना चाहते किसी प्रकार का अनुशासन। Reason calls self-discipline for the learner by controlling their feeling, desire and performance duty। ये मानते हैं कि डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन हो चाहिए ताकि बच्चे जो अपनी भावनाओं, जो इच्छा, जो परफॉर्मेंस, जो ड्यूटी हैं, जो उनको कंट्रोल कर सके, सही तरीके से उनको रख सके, मेंटेन कर सके। टू रियलिश द डिसिप्लिन implies to an act according to rules and regulation of an educational institution। वही है जो एक रूल को मान सके, जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जहाँ वो स्टडी कर रहे हैं, वो उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर सके, उनको मान सकें। बट दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ यूजिंग एनी पनिशमेंट फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। पर वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि बच्चे को कोई भी अगर डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने इसमें बिल्कुल जो मेन कॉन्सेप्ट है जो रिलीजम के बारे में था वो मैंने इसमें सब बता दिया। इसके आगे हम जो भी नेचुरलिज्म और जो भी हैं तो वो प्रैग्मेटिज्म वो सब इसमें कर लेंगे। थैंक यू।